कभी कभी किसी की स्टोरी सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वो उन इमोशंस का सच होती है जो हजारों लोग चुपचाप अपने अंदर से छुपा के रखते हैं। रिसेंटली किसी ने अपनी एक पर्सनल स्टोरी मेरे साथ शेयर की। तो सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद बहुत से लोग हैं जो इस पेन से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। इसलिए आज मैं वो स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। ये सिर्फ एक कपल की कहानी नहीं है, ये उन सब लोगों की कहानी है जो हर रोज किसी ना किसी का मिस्टेक या उनका बर्डन अपने कंधों पर लेकर घूमते रहते हैं। अगर आप भी कभी बिना वजह गिल्ट फील करते हो, हर बात पर सॉरी बोल देते हो, या आपको लगता है कि रिलेशनशिप की हर प्रॉब्लम की वजह सिर्फ आप हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक मैरिड कपल है, मान लीजिए उनका नाम है रीना एंड मोहित। बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट फैमिली। इंस्टाग्राम पर हैप्पीनेस से भरी हुई फोटोज, वीकेंड पर आउटिंग, फैमिली डिनर, और देखने वालों को लगता था कि इनकी लाइफ तो यार बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन घर के अंदर ना एक अलग ही पैटर्न चल रहा था। अगर मोहित का ऑफिस में दिन खराब जाता तो वो घर में आके अपनी बीवी पे अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालता कि तुम्हारी वजह से ही ना मेरा मूड ऑफ था, जिसकी वजह से आज मेरा पूरा दिन खराब गया। अगर उसकी ट्रैफिक में किसी से लड़ाई हो जाती तो उसकी वजह भी वो रीना को ही ठहराता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वही उसके स्ट्रेस की वजह है। गलती से अगर बच्चों की कंप्लेन घर में आ गई तो भी वो इसकी जिम्मेदारी रीना पे ही थोपता कि उसने परवरिश अच्छी नहीं दी बच्चों को। यानी प्रॉब्लम का एक ही आंसर था, रीना। शुरुआत में रीना अपनी बात समझाने की कोशिश करती थी, खुद को प्रूव करने की कोशिश करती थी कि गलती मेरी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उसने एक्सप्लेन करना भी छोड़ दिया और उसकी जुबान पर भी एक ही वर्ड चिपक गया, सॉरी। वो उन बातों के लिए भी सॉरी बोलने लगी जिसमें उसकी कोई गलती होती भी नहीं थी। और बात तब जाकर सीरियस हो गई जब उसने खुद ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि शायद प्रॉब्लम उसी में है। शायद वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, शायद वो एक अच्छी वाइफ नहीं बन पाई, शायद वही है जो घर को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रही है। लेकिन साइकोलॉजी क्या कहती है? एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि हर रिलेशनशिप में ब्लेम या आर्ग्यूमेंट होना बहुत नॉर्मल है। लेकिन जब बार बार बिना वजह एक ही इंसान को हर चीज की जिम्मेदारी दे दी जाए या उसी को कसूरवार ठहरा दिया जाए हर चीज का, तब ये एक अनहेल्दी इमोशनल पैटर्न हो सकता है। साइकोलॉजी में इसे स्कैपगोटिंग कहते हैं। स्कैपगोटिंग का मतलब सिर्फ ब्लेम शिफ्ट करना नहीं होता, ये एक इमोशनल डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है। कभी कभी जब कोई इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने फेलियर्स, इन सब की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाता है तो वो अपने इमोशनल डिस्कम्फर्ट का बर्डन किसी और पर डाल देता है। उससे कुछ देर के लिए तो रिलीफ मिलता है, लेकिन क्योंकि ब्लेम उसके सर पर नहीं था, उसने किसी और पे दे दिया, तो उसे अपने अंदर कुछ चीज ठीक करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। लेकिन जिस इंसान पर बार बार ब्लेम आता है उसके अंदर धीरे धीरे गिल्ट, सेल्फ डाउट और एंजाइटी जैसी चीजें बढ़ने लगती है। इनके सबसे इजी टारगेट कौन बनते हैं? अक्सर वो लोग इनके इजी टारगेट बनते हैं जो बहुत इम्पैथिक होते हैं, जो रिलेशनशिप को टूटने नहीं देना चाहते, जो हर किसी की फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं, जो आर्ग्यूमेंट अवॉइड करते हैं, और जो बार बार ये सोचते हैं कि चल कोई बात नहीं यार, अगर मेरी वजह से घर में शांति बनी रहती है तो बनी रहे ना। कभी इसी नेचर का कुछ लोग फायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इंसान जवाब भी कम देगा और गिल्ट भी ज्यादा फील करेगा। अगर ये पैटर्न आपके रिलेशनशिप में है, अगर हर आर्ग्यूमेंट का एंड आपके सॉरी बोलने से खत्म होता है, हर प्रॉब्लम का ब्लेम ऑटोमेटिकली आप पर आ जाता है और आपको हर वक्त खुद को एक्सप्लेन करना पड़ता है, आप अपनी ही मेमोरी पे डाउट करने लगते हो, या फिर किसी भी डिसीजन को लेने के पहले आपको परमिशन लेना पड़ता है, पूछना पड़ता है, तो एक बार रुक कर इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो। हो सकता है ये सिर्फ नॉर्मल डिसएग्रीमेंट ना हो सकता है ये एक अनहेल्दी इमोशनल पैटर्न हो। स्कैपगोटिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी को खोने लगता है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो टूटने लगता है, हर बात के लिए परमिशन मांगने लगता है, हर डिसीजन से पहले गिल्टी फील करने लगता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो खुद पर ही ट्रस्ट करना छोड़ देता है।
इसी वजह से ना कई लोग सालों तक इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते हैं, बिना समझे कि उनके साथ असल में हो क्या रहा है। अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हर ब्लेम को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट मत करो। खुद से पूछो, क्या इस सिचुएशन में सच में तुम्हारी कोई गलती है? सच में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? दूसरा, अगर पॉसिबल हो तो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट को लिखना शुरू करो, क्योंकि जब हम इमोशनली हाई होते हैं ना तो रियलिटी कभी कभी कंफ्यूज करने लगती है, लेकिन फैक्ट को लिखने से क्लियरिटी मिल सकती है। थर्ड, अपने किसी ट्रस्टेड फ्रेंड को या फैमिली मेंबर से बात करिए। कभी कभी किसी तीसरे का प्रोस्पेक्टिव हमें वो दिखा देता है जो हम खुद अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सिचुएशन इमोशंस या फिजिकल अब्यूज तक चली जाए तो सिर्फ रिलेशनशिप बचाने के बारे में मत सोचिए, अपनी सेफ्टी और मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी दीजिए। हेल्प लेना कोई वीकनेस नहीं होती, किसी से हेल्प मांगना वो एक हिम्मत की बात है। याद रखिए कि हेल्दी रिलेशनशिप में मिस्टेक दोनों से होती है और सॉल्यूशन भी दोनों मिलकर ढूंढते हैं। लेकिन अगर एक ही इंसान पर बार बार प्रॉब्लम का बर्डन दे दिया जाए, उसे ही हर सिचुएशन में विलन बना दिया जाए और दूसरा ब्लेम से बच रहा हो, तो वहां सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एक अनहेल्दी इमोशनल पैटर्न भी हो सकता है। आज का एक सिंपल टेक अवे, अगली बार जब आप सॉरी बोलने जाएं तो 1 सेकंड के लिए खुद से जरूर पूछिए, क्या इस बार मेरी गलती थी? क्योंकि कभी कभी आप प्रॉब्लम नहीं होते हो, आप सिर्फ किसी और के अनरिजॉल्व इमोशंस का टारगेट बन जाते हो। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। और कमेंट में मुझे बताइए, क्या आपने कभी अपने लाइफ में ऐसे कोई पैटर्न नोटिस किए हैं? और अगर आप भी साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।